लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। आज के अपने इस विशेष क्लास में हम लोग बात करने चल रहे हैं इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स के। इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स का आप अध्ययन करें, इसके पहले आपको एक नज़र डालनी है इस बात पर कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स और इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स में किस महत्वपूर्ण बिंदु पर अंतर पाया जाता है। अगर अंतर की दृष्टि से बात की जाए तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है, क्रमबद्ध है, विषयवार है और यह अवधारणाओं पर आधारित है। लेकिन भारतीय राजनीतिक चिंतन में सर्वथा इसका अभाव माना जाता है और इसी अभाव को देखते हुए राजनीति विज्ञान विषय के विशेषज्ञों ने भारतीय राजनीतिक चिंतन को दोयम दर्जे का मान लिया। अगर दोयम दर्जे का माना तो इस दोयम दर्जे को मानने के लिए कई तर्क राजनीति वैज्ञानिकों के द्वारा अपने विश्लेषण में दिया गया है। उदाहरण के रूप में अगर इस बात को समझने का आप प्रयास करते हैं तो आपको एक बात मालूम होगा, भारत के प्रख्यात राजनीतिक विचारक कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। लेकिन एक बात आपको मालूम होगा कि कौटिल्य का समय ईसा पूर्व है, जबकि मैकियावेली का समय आधुनिक काल का है। इसलिए अगर कहना चाहिए था सही तो कहना चाहिए था मैकियावेली को कि मैकियावेली भारत का कौटिल्य है, लेकिन ऐसा नहीं कहा गया। दूसरा, अगर दर्शन के दृश्य से भी दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करें तो आपको यह बात मालूम होगा कि जहाँ पर मैकियावेली का राजनीतिक चिंतन केवल राष्ट्रीय राजनीति तक सीमित रह गया, वहीं पर कौटिल्य का राजनीतिक चिंतन राष्ट्रीय राजनीति से भी आगे बढ़ कर के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को भी समझाने का प्रयास किया, जिसके अंतर्गत उन्होंने बतलाया कि एक राज्य दूसरे राज्य के साथ किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संबंध की स्थापना करके शांति व्यवस्था को बनाए रख सकता है। इसलिए यहाँ पर अगर देखा जाए राजनीतिक चिंतन के दृष्टि से तो कौटिल्य का राजनीतिक चिंतन मैकियावेली के राजनीतिक चिंतन से उच्चता प्राप्त करता है, क्योंकि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विज्ञान में मंडल सिद्धांत का प्रतिपादन किया, 7 गुण नीति का प्रतिपादन किया, 6 गुणों वाले विदेश नीति को बतलाने का प्रयास किया। इसलिए कौटिल्य का राजनीतिक चिंतन न केवल भारतीय राजनीति विज्ञान में महत्वपूर्ण है, बल्कि यह पाश्चात्य राजनीति विज्ञान के अनेक तत्वों को भी अपने दर्शन में समाहित करता है। तो आइए हम लोग इसी संदर्भ में इस बात को देखने का प्रयास करते हैं कि आखिर भारतीय राजनीतिक चिंतन का सामान्य विषय वस्तु क्या है और उस विषय वस्तु के अंतर्गत किन बातों का जिक्र किया गया, और भारतीय राजनीतिक चिंतन में पाठ्यक्रमानुसार हम लोग किस बात का अध्ययन करेंगे, क्योंकि भारतीय राजनीतिक चिंतन हमारी टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम के लिए विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पर आधारित सवाल भी आपके एग्ज़ाम में हर हाल में पूछा जाता है। ऐसी स्थिति में इसको समझने की आवश्यकता है। अगर भारतीय राजनीतिक चिंतन की बात की जाए तो भारतीय राजनीतिक चिंतन को दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। और भारतीय राजनीतिक चिंतन के 2 पार्ट हैं, प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक और दूसरा है भारतीय राजनीतिक विचारक, और दूसरा इसमें आता है आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचारक। आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचारक, ये 2 पार्ट हैं। आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचारक जिनका आपको अध्ययन करना है 2 पार्ट हैं, बट ये 2 पार्ट का आप अध्ययन करें तो इस अध्ययन में आपका अप्रोच क्या होगा, आपका दृष्टिकोण क्या होगा, किस विधा से इन विचारकों का अध्ययन करते समय आप इनको आसानी से समझ सकते हैं। अगर भारतीय राजनीतिक चिंतन का उद्गम स्थल देखें तो किसी न किसी रूप में वेद के अंतर्गत यह प्राप्त होता है, चाहे
ऋग्वेद हो या उत्तर वैदिक काल हो, ऋग्वैदिक काल हो या उत्तर वैदिक काल हो, तो उसमें यह दिखलाई पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर किसी न किसी रूप में शासन प्रणालियों का जिक्र दिखता है। तो राजनीतिक चिंतन का विचार बिंदु वहाँ से प्रारंभ हो जाता है। लेकिन अगर बात किया जाए तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र इस दिशा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके अंतर्गत भारतीय राजनीति विज्ञान का क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया। क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक विश्लेषण हमें प्राप्त होता है। लेकिन इसके भी पूर्व एक महत्वपूर्ण चिंतक है जिसके राजनीतिक विचार का आपको अध्ययन करना है, उनका नाम है मनु। तो मनु के राजनीतिक विचार क्या है? इनके द्वारा राज्य की उत्पत्ति पर दैवी सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया और बतलाया कि जब चारों तरफ अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई, तब लोगों ने भगवान से प्रार्थना किया, ईश्वर से प्रार्थना की, और ईश्वर ने अपने प्रतिनिधि के रूप में और राजा को उनका शासक नियुक्त कर दिया और कहा कि आपको इस शासक के आज्ञा का पालन करना होगा। इस प्रकार से राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अन्य अनेक राजनीतिक अवधारणाओं को भी अपने विचारों में समाहित किया। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक में जिन तत्वों को प्रमुखता प्राप्त है, उसी तत्वों के आसपास हम अपने धर्म है, इसमें राजसत्ता है, दंड नीति है, राजा का कर्तव्य है, न्यायिक व्यवस्था है। ऐसे अनेक बातें हैं जिस पर आधारित प्राचीन राजनीतिक चिंतन आधारित रहा और इसमें महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। प्रजा के कल्याण को आचार्य कौटिल्य के द्वारा भी कहा गया, राजा प्रजानां प्रथमं शरीरम प्रजास्य राजा अप्रथमं शरीरम। राजा प्रजा का प्रथम शरीर है, लेकिन प्रजा अप्रतिम शरीर है राजा का। इसलिए राजा का संपूर्ण राजनीतिक चिंतन केवल और केवल आधारित होगा प्रजा के कल्याण में, वह दिन रात चिंतनरत होगा। ऐसी बात कहा है आचार्य कौटिल्य ने। और आपने इस बात को भी देखा कि स्वाभाविक रूप में मनु के द्वारा, कौटिल्य के द्वारा महाभारत के शांत पर्व में या जैन बौद्ध साहित्य में शासक में अधिकार अवश्य दिया गया, लेकिन शासक के अधिकार पर अनेक तत्वों का नियंत्रण भी स्वीकार किया, जो कि अगर बात किया जाए तो मैकियावली के शासन प्रणाली में, बोंदा की शासन प्रणाली में या हॉब्स की शासन प्रणाली में सर्वथा इसका अभाव दिखलाई पड़ता है, क्योंकि उनके द्वारा शासक में सत्ता का केंद्रीकरण कर दिया गया, परंतु उसके ऊपर किसी प्रकार के नियंत्रण की स्थापना नहीं की गई है। भारत में अगर प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतकों के विचार का ओवरऑल हम विश्लेषण करते हैं तो हमको यह बात मालूम हो जाता है कि इनके द्वारा आज सभी राजनीतिक चिंतन के चिंतकों के द्वारा सामान्य रूप में अगर सत्ता का केंद्रीकरण शासक में किया गया तो शासक के ऊपर नियंत्रण भी स्थापित किया गया है। धर्म का, दिनचर्या का, अमात्यों की मंत्रणा का या अन्य चीज़ों का उसके ऊपर नियंत्रण स्थापित है, इसलिए वह निरंकुश नहीं हो सकता है। तो प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारकों के जिन विचारों का अध्ययन करना है, उन विचारों में धर्म को प्रमुखता दी है, इसलिए भारत का राजनीति विज्ञान मूलतः धर्म से प्रभावित है। इसी आधार पर मनु ने राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत का और आचार्य कौटिल्य के द्वारा राज्य के उत्पत्ति के सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दैवी सिद्धांत
और सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन का महत्वपूर्ण विषय वस्तु है। परंतु अध्ययन के दौरान हम लोग इस बात को देखेंगे कि कई ऐसे बिंदु हैं जिस पर दोनों के राजनीतिक चिंतन चिंतकों और विचारकों में अंतर दिखलाई पड़ता है। पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक में महत्वपूर्ण अंतर है और भारतीय राजनीतिक चिंतन में भी उससे अंतर दिखता है। तो यहाँ पर यह बात महत्वपूर्ण है, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक जहाँ पर शासक को निरंकुश बना देते हैं, वहीं पर भारतीय राजनीतिक विचारक अपने शासक को नियंत्रण के अधीन रखते हैं। विशेषकर धर्म का, दंड का, राजधर्म का या उसकी स्वयं की दिनचर्या का या जनमत और जनता के विचारों का या आमात्य के मंत्रणा का नियंत्रण स्थापित होता है। तो प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में आपको जो महत्वपूर्ण विचारक पढ़ने हैं, मनु कौटिल्य का, महाभारत के शांति पर्व का, जैन बौद्ध साहित्य का, इसका अध्ययन करना है। और इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं दूसरे पार्ट का, जिसमें भारतीय राजनीतिक विचारक आता है। भारतीय राजनीतिक विचारकों में जवाहरलाल नेहरू के विचार को आपको देखना है। इसमें पढ़ना है महात्मा गांधी का राजनीतिक चिंतन, इसमें पढ़ना है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का राजनीतिक विचार, आपको इसमें समझना है J.P. नारायण का राजनीतिक चिंतन, मानवेंद्र नाथ राय का अध्ययन, राम मनोहर लोहिया का राजनीतिक विचार या अन्य विचार को भी इसमें पाठ्यक्रम में रखा गया, जिसमें सुभाष चंद्र बोस का, दादा भाई नौरोजी का, गोपाल कृष्ण गोखले का या अरविंद घोष का विचार आता है। तो अगर कहा जाए कि सुभाष चंद्र बोस का इसमें आपको पढ़ना है दादा भाई नौरोजी का विचार पढ़ना है, गोपाल कृष्ण गोखले का विचार पढ़ना है, या इसमें आपको पढ़ना है आपको सुभाष चंद्र बोस का, दादा भाई नौरोजी का, गोपाल कृष्ण गोखले का, अरविंद घोष के राजनीतिक विचार को पढ़ना है। बट आपको मालूम है कि इसी के कारण पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों के द्वारा भारतीय राजनीतिक चिंतन को वह महत्वपूर्ण स्थान प्रदान नहीं किया गया जो महत्वपूर्ण स्थान पाश्चात्य राजनीतिक चिंतकों को प्राप्त है, क्योंकि जहाँ पर प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतकों का विचार धर्म से अनुप्राणित है, जहाँ पर वहाँ पर राजनीतिक अवधारणाओं का क्रमबद्ध कोई विवेचन नहीं है, राजनीतिक अध्ययन पद्धति का सहारा नहीं लिया गया, वहीं पर आधुनिक राजनीतिक चिंतन में भी हम देखते हैं कि इस पर केवल राष्ट्रवाद का प्रभाव, राष्ट्रवादी तत्व का इस पर प्रभाव दिखलाई पड़ता है। और राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के दौरान, राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के दौरान जो कार्य इनके द्वारा किए गए उसी को इनके विचार के रूप में समाहित कर दिया गया, प्रतिपादित कर दिया गया। ये न कि राजनीतिक अवधारणाओं का स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार का कोई स्पष्ट वर्णन इनके द्वारा राजनीतिक अवधारणा के रूप में नहीं किया गया है। लेकिन किसी भी राजनीतिक चिंतक के विचार का मूल्यांकन देश काल परिस्थिति के अनुसार होता है। तत्कालीन भारत में यही समस्या थी, इसलिए इनके राजनीतिक विचारों को भी हम इसी नज़रिए से देख सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा समाजवाद, गुट निरपेक्षता, पंचशील का सिद्धांत दिया गया। महात्मा गांधी को
दार्शनिक अराजकतावादी विचारक कहते हैं। राम राज्य ट्रस्टीशिप का सिद्धांत इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया महत्वपूर्ण विचार है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की भूमिका महत्वपूर्ण रही। संसदीय लोकतंत्र की स्थापना तथा जाति व्यवस्था के उन्मूलन पर ही वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना पर इनके द्वारा बल दिया जाना। आप भारत में पंचायती राज स्थापना के महात्मा गांधी की मुहिम को उस वक्त तगड़ा झटका लगता है जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने पंचायती राज व्यवस्था का कड़ा प्रतिरोध किया और कहा कि यदि गांव में पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दिया गया तो संपूर्ण पंचायती राज व्यवस्था पे उच्च जातियों को वर्चस्व प्राप्त हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण के द्वारा दलबहल लोकतंत्र का विचार सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। मानवेंद्र नाथ राय और राम मनोहर लोहिया के द्वारा समाजवाद पर अपना प्रख्यात विचार प्रस्तुत किया गया और ये प्रख्यात समाजवादी चिंतक के रूप में विख्यात हैं भारत में। सुभाष चंद्र बोस, दादा भाई नौरोजी और गोपाल के गोखले के द्वारा अरविंद घोष के द्वारा राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में युगांतकारी भूमिका का निर्वहन किया गया। उसी समय इनके द्वारा अनेक महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी तत्व पर आधारित अपने राजनीतिक चिंतन का प्रतिपादन किया गया। न केवल यह चिंतन राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन अध्येता के लिए आवश्यक है बल्कि हमारे परीक्षा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। इसलिए दो बातें कंक्रीट रूप में आपको समझने की आवश्यकता है कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन धर्म, दंडनीति और राजधर्म से जहाँ प्रभावित है वहाँ आधुनिक राजनीतिक विचारकों के चिंतन में राष्ट्रवादी तत्व की प्रधानता है और राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के दौरान उनके द्वारा किए गए कार्य को ही उनके राजनीतिक विचार के आसंग्रह के रूप में प्रकाशित किया गया। इसलिए हम लोग इन्हीं दोनों आधारों पर अपने अध्ययन को केंद्रित करके भारतीय राजनीतिक विचारकों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए, हम लोगों का आज का यह चर्चा यहीं तक थी। अगले क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।